हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 22 को कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि पारंपरिक पंखुड़िया लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंखीड़ा। पंखीड़ा जो आपका लोक नृत्य है वह कहाँ पे गाया जाता है। तो आपका जो आपका लोकगीत है दोस्तों, यह कहाँ गाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह राजस्थान में गाया जाता है आपका पंखीड़ा। ठीक है, पंखीड़ा आपका कहाँ संबंधित है, आपके राजस्थान से। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से क्या संबंधित है, छत्तीसगढ़ में आपकी पंडावनी, ठीक है, पड़वानी, ठीक है, पड़वानी जो है वह आपके छत्तीसगढ़ में गाई जाती है। एक लोकगीत है यहाँ की पड़वानी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ठीक है, भरथरी, भरथरी भी यहाँ पे गाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, भरथरी और पंडवानी कहाँ से संबंधित है आपके, ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में जो आपका जम्मू कश्मीर में एक लोकगीत गाया जाता है वह कौन सा गाया जाता है, तो सूफियाना गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी जास्कर नदी है। अगर वही बात करें हम कि ब्यास, ब्यास नदी का जो सहायक नदी वह कौन सी है, तो जो ब्यास है उसका पार्वती और मलड़ा, ठीक है, मलड़ा, यह जो है दोस्तों यह आपकी ब्यास नदी की संबंधित एक सहायक नदी है। ठीक है, अगर यमुना की बात की तो यमुना की सहायक नदी क्या है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सेंगर, बेतवा, केन, ये सभी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है यमुना। ठीक है, यमुना, गंडक, महानदी, कोसी, यह सभी आपके गंगा की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, सहायक नदी से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और आप लोग कंसंट्रेट बनाए रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमने आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान में, ठीक, किस अनुच्छेद में, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का एक निर्देश दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है कि यहाँ पे दोस्तों जो आपके यहाँ आर्टिकल जो 42 है उसमें आपके राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का एक निर्देश दिया गया है कि जो आपकी प्रसूति सहायता यानी जो आपकी महिलाएं गर्भ से हैं दोस्तों, उनको क्या एक प्रसूति सहायता कुछ धनराशि आपका मुहैया कराने का प्रावधान दिया गया है आपके संविधान 42 में। अगर वही बात करें 40 में क्या दिया गया, तो संविधान में जो आपका 40 है यानी आर्टिकल 40 जो है आपका आर्टिकल 40, उसमें आपका क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि राज्यों में एक ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है आपका आर्टिकल 40। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो यह गौतमी पुत्र सातकर्णी था दोस्तों, यह किस राजवंश से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह था आपका सातवाहन से। ठीक है, सातवाहन राजवंश का यह एक सप्तकर्णी क्या था, एक सातवाहन राजवंश का शासक था। अगर हम बात करें पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। और चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन ने किया था, पुलकेशिन ने। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो सातवाहन था, सातवाहन की स्थापना किसने किया था, सीमुख ने किया था। ठीक है, सीमुख ने किया था, याद रखिएगा। इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसे भी ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए और समझा करिए कि भाई किस वंश की स्थापना किसने की थी। और अगर बात किया जाए कि सब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछी गया कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी किसके राजवंश से संबंधित था, तो सातवाहन राजवंश से संबंधित था। ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है वह है महानदी। ठीक है, महानदी सबसे लंबी नदी है उड़ीसा की। अगर बात करें हम महानदी की तो हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है और यह आपके उड़ीसा में महानदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें कृष्णा पे तो कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगर बात करें कृष्णा नदी का उद्गम स्थल तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपके महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यह महानदी है, महानदी का उद्गम कहाँ है? तो धमतरी रायपुर से इसका एक उद्गम स्थल है माना जाता है महानदी का, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी क्या स्थित हैं? डाफला की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ डाफला की पहाड़ियाँ कैसे स्थित हुई, तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका डाफला की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहीं पे आपकी डाफला जैसी जनजाति भी रहती है। ठीक है, डाफला या दफला जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश में इसी पहाड़ियाँ पे रहती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बरबरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो बरबरा की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह बिहार राज्य में स्थित है बरबरा की गुफाएं। ठीक है, यहाँ यह आजीविका के लिए तैयार किया गया था बरबरा की गुफाएं। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी गुफाएं स्थित हैं? सुदामा गुफा भी यहीं स्थित है और आपका विश्व झोपड़ी गुफा, इसके बाद आपका ठीक है लोमस ऋषि गुफा भी यहीं पे स्थित है आपका, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है दोस्तों यह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो यह आपका होगा कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से और राजस्थान आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, कि भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर में आपसे पूछा जा रहा है भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया के डैश सबसे बड़ा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है वह सातवां, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो पहले पे कौन सा है? तो आप एक ट्रिक्स जानते ही होंगे कि रुक, ठीक है, रुक चीन, ठीक है, रुक चीन अब भारत नहीं, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, तो इससे आप ट्रिक से आप जान सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा है और हमारा भारत 7वें नंबर पे है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रुक चीन से, यानी रूस हो गया, क से हो गया आपका क्या? तो क से हो गया आपका कनाडा, चीन से हो गया चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राज़ील और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, भ से हो गया भारत। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता हुआ कि कुल कितने देश हैं? तो कुल आपके हमारा जो भारत है वह 7वें नंबर पे है और पहले पे हो गया आपका रूस, दूसरे पे हो गया चीन, तीसरे पे हो गया कौन? तो तीसरे पे हो गया आपका अमेरिका, चौथे पे हो गया ब्राज़ील और पाँचवें पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके बाद तब 7वें पे हमारा कौन सा है? भारत, याद रखिएगा। यही एक ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो रुक चीन अब आया भारत, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपका राइट हो जाएगा 7वां आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि तराइन का युद्ध कितनी बार हुआ था? तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था। ठीक है, एक तो आपका 1191 में हुआ था और दूसरा आपका 1192 में। लगातार यह 2 युद्ध हुए थे तराइन के। अगर हम बात करें पहले में क्या हुआ था, 1191 में आपके पृथ्वीराज चौहान को ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ था? हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरी बार क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका
इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1992 1192 की बात की जा रही है। तो इसमें आपका जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो आप ठीक है, आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर मोहम्मद गौरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने दूसरे में क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रख्यात संगीत ठीक है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद फाखिर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह संबंधित है सितार वादक है। ठीक है, आपके जो है यह प्रख्यात संगीतकार अरविंद फाखिर या आपके सितार वादक हैं। याद रखिएगा, वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कौन से वाद्य यंत्र से कौन से वादक जुड़े हुए हैं। तो यह वीडियो हमने अपलोड किया, उसे जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इससे संबंधित भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। और किसी भी रिवीजन सेट को किया करिए तो आप लोग ध्यानपूर्वक किया करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप जितने भी स्ट्रेटेजी के कवर कर रहे हैं उनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मन से करेंगे तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यह ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम यह इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए और एक दो बार रिवीजन कर लिया करिए। ठीक है, इससे आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इनटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनटंकी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके नागालैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क आपके कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपका बालपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित है। ठीक है, अगर असम की बात करें तो असम में आपका देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सभी आपके प्रसिद्ध हैं। कहाँ पे? आपके असम में। तो ये सभी आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य के नेशनल पार्क है उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य से आपके नेशनल पार्क जरूर पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यह आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है दोस्तों, यह कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में इसे लागू किया गया था। और यह भारत सरकार का एक व्यवस्था है जिसके द्वारा वह आपकी क्या करता है, न्यूनतम जो मजदूरी तय करने का इसको अधिकार देता है भारत सरकार को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों, केरल में आपका ओणम मनाया जाता है। यह एक नववर्षीय त्यौहार है। ओणम काफ़ी ज़्यादा आपका प्रचलित एक त्यौहार है केरल का। अगर बात करें किस मलयालम महीने में मनाया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंगम। चिंगम एक मलयालम महीना आता है आपके केरल में, और वहीं पे आपका क्या मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक नववर्षीय त्यौहार है आपका ओणम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों को जल समाधि का एक अनुष्ठान है निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान गणेश। ठीक है, भगवान गणेश से यह संबंधित है आपका विसर्जन। ठीक है, यह आपके क्या होता है, मिट्टी के जो आपके मूर्तियां होती हैं उनको जल समाधि कराना होता है, जल में डुबोना होता है, उसे विसर्जन कहते हैं। और यह भगवान शिव गणेश से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। जो पानीपत का दोस्तों आपका द्वितीय युद्ध था वह 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में आपका पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू का पूरा नाम क्या था दोस्तों? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनके बीच आपका यह युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, याद रखिएगा यह अकबर के शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आपके पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था, वह अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था वह आपके
बाबर के बीच हुआ था, ठीक है, बाबर के बीच हुआ था, आपका याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आपका 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1761 में, ठीक है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, आपका कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें आपके अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। यह तीनों युद्ध जो पानीपत के आपके प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों युद्ध हैं, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, गोपीनाथ बरदोली जो संविधान सभा का एक हिस्सा थे, वह किस राज्य से थे, तो याद रखिएगा वह आपके असम राज्य से संबंधित थे, ठीक है, असम राज्य से संबंधित थे आपके गोपीनाथ बरदोली, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा संबंधित है, तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा कहा था कि दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी इन्हीं की एक नारा है, याद रखिएगा। अगर बात की महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आपके अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, डैश संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाए जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया, वह किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बच्चों के शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, बच्चों के शिक्षा से संबंधित था वह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 11वें मौलिक कर्तव्य की, ठीक है, तो वह बच्चों की शिक्षा के लिए और अवसर प्रदान करना है, तो यह आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, तो यह आपके 42वां संविधान संशोधन करके आपका मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस समिति के तहत, तो सरदार सरोवर सिंह समिति के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वह आपके 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अब वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है, ठीक है। चलिए इसे कहाँ से लिया गया था, तो इसे रूस के संविधान से लिया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई बम, ठीक है, पटकाई बम एक पहाड़ियाँ है दोस्तों, यह किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ का हिस्सा है दोस्तों, तो आपके हिमालयी श्रृंखला, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयी श्रृंखला का एक भाग है आपका पटकाई बम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पालघाट मणि अय्यर, ठीक है, पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, तो प्रतिपादक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है मृदगम से, ठीक है। मृदगम इनका क्या है दोस्तों, इन वाद्य यंत्र से संबंधित है आपके मृदगम से पालघाट मणि अय्यर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे वायलेंस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1529 में, ठीक है, 1529 में किसके बीच हुई थी, तो 1529 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे घाघरा का एक युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में, और यह किसके बीच हुआ था, यह आपके बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महमूद लोदी के बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच आपका घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ आपके राजपूत शासक थे दोस्तों, मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1665, ये इज द राइट आंसर, ठीक है, 1665 में इनकी संधि की गई थी इन दोनों के बीच में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बादामी गुफा मंदिरों का
निर्माण डैश ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगलेशा ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मंगलेशा ने दोस्तों बादामी गुफाओं मंदिरों का निर्माण करवाया था और इसका एक भाई था कीर्तिवर्मन भी था। अगर बात करें किस वंश से शासक थे, तो यह आपके चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ब्रिजिटल, ठीक है, ब्रिजिटल नेशन के सह लेखक हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ब्रिजिटल नेशन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह, इसके लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर एन चंद्रशेखरन। ए इज द राइट आंसर। एन चंद्रशेखरन जो है दोस्तों, यह आपके इस पुस्तक के सह लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कवि राजमार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता थी दोस्तों, कन्नड़ कविता की कविराज मार्ग के एक भाग का लेखक कौन किया था, तो अमोघ वर्ष ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों, यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 आपके डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 में अगर बात करें हम, यह कहाँ से लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम, यह जो आपका डीपीएसपी है 36 से लेके 51 तक है आपके आर्टिकल में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह आपकी कब शुरू की गई थी, तो 1952 में इज द राइट आंसर। 1992 में आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आपका एक उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भरता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ओटन तुलन। ठीक है, ओटन तुलन भारत के किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ओटन तुलन जो है दोस्तों, यह आपके ओटन तुलन जो है आपके केरल में किया जाता है। यह आपके कथकली का ही एक भाग है। और बता दें दोस्तों कि इसे ही भारत के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओटन तुलन को ही गरीबी को क्या कहा था, इसे गरीबी को कथकली कहा था। ठीक है, गरीबों का कथकली इसी को कहा था, याद रखिएगा। तो यह आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो के लास्ट तक बने रहा करिए आप लोग। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हम O2 एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोग के पास पहुँचे और भी लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ऐसा जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।